हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग ये स्मॉल सीरीज स्टार्ट करें जिसके अंदर हम लोग सारे प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन को 10-10 करके डिस्कस करेंगे। इससे क्या है, आपको रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर स्मूथली मिल जाएगा और एट द सेम टाइम आपको एक साथ ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा, आप इजीली देख पाओगे। तो इसमें जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, बट हम लोग ट्राई करेंगे लॉजिकली आपको हेल्प कर सके कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप समझ सको। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अपने को कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं और बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। आंसर आप लोग देख ही लोगे डायरेक्टली, तो उससे भी आप लोग देख के आगे बढ़ सकते हो। पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये बताया कि झेलम रिवर जो है उलर लेक से पास होता है। अब सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा तो सिंपल सोचिए पहले कौन से स्टेट का बात चल रहा है। झेलम रिवर जो है ये कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर से पास होता है और उलर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो अगर कुछ नहीं पता तो एक गेस ले सकते हैं कि सही होगा। ठीक है, एक तो एक तरीका हो गया इस स्टेटमेंट से आगे बढ़ने का। अगर पता है तो सिंपल वैसे आगे बढ़ गए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब देखिए ये बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट है, इसमें डायरेक्टली वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, डायरेक्टली जैसे ऊपर झेलम क्या करता है, झेलम ऐसे जाता है, वुलर लेक बनाता है और निकल जाता है बाहर की तरफ। तो ये झेलम डायरेक्टली जा रहा है, पर कृष्णा रिवर डायरेक्टली ऐसे नहीं आता। कृष्णा रिवर समझ लिए फ्लो कर रहा है, उसमें कई सारे चैनल्स निकल के ऐसे कोलेरू लेक में जाता है। सिमिलरली गोदावरी से भी कुछ चैनल्स निकल के आते हैं, कोलेरू लेक में फीड करते हैं। इस तरह चैनल वाइज कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए फैक्चुअली रॉन्ग है। अगर आपको नहीं पता तो ये समझाने के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि ये तीनों स्टेटमेंट फैक्चुअली बेस्ड है। इसमें लॉजिकल गेस ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिया कि दोनों जम्मू एंड कश्मीर में बेस्ड है, तो पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि वुलर लेक ऐसे बना होगा। पर सेकंड वाला इज अ वेरी टफ स्टेटमेंट। अगर आपको पता है तो पता है, या फिर आप एक एक्सट्रीम वर्ड देख के, डायरेक्टली वर्ड देख के एक गेस ले सकते हो कि इट कैन बी रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मींडियरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कंवर लेक। अब कंवर लेक आपको पता होना चाहिए पहले कौन से रीजन में लोकेटेड है, कहीं ना कहीं गेस कर लीजिए कि यूपी बिहार के आसपास कहीं लोकेटेड होगा। अब गंडक रिवर जो है आपको पता होगा ये मेंढरिंग के लिए फेमस है, हमारे अपना पाथ बदलने के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऐसा संभावना दिख रहा है कि कंवर लेक बना होगा। इसको अगर नहीं पता तो गेस से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। और फैक्चुअल ये है कि ये गंडक नहीं बूढ़ी गंडक रिवर है, जो कि गंडक के पैरेलल फ्लो करता है। दोनों गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, पर ये गंडक नहीं बूढ़ी गंडक रिवर है जो कंवर लेक फॉर्म करता है। इसलिए थ्री स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आंसर इज ओनली वन करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स की जानकारी दी गई है और पूछा गया है कि किस लिए जाने जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनता है और आपको पता भी होना चाहिए एग्जाम में फैक्चुअली भी, क्योंकि सारे मेजर पोर्ट्स अपने 12 इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, उनके बारे में हमें एनी डे अवेयरनेस होना चाहिए। यूपीएससी उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हमें समझाया जाता है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए 12 मेजर पोर्ट्स के बारे में। अगर आप देखो तो ये एन्नोर पोर्ट है, इसका रिसेंटली नेम चेंज होकर कामराजर पोर्ट बना है, पर ये एन्नोर पोर्ट के बारे में बात चल रहा है। ये मुद्रा पोर्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट में, विशाखापट्टनम ईस्टर्न पार्ट में। ये कुछ जानकारी आपको पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, कामराजर यानी एन्नोर पोर्ट जो है वो फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया का जो रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। बिल्कुल सही बात है, ये ओनली पोर्ट है जो कॉर्पोरेटाइज भी हुआ है। तो ये फैक्ट अगर आपको पता है तो आपको पता होगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सिंपल बात है, फैक्चुअल सवाल है, पर ये एक्सपेक्टेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मुद्रा पोर्ट जो है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये बात गलत है। एक्चुअल में इसमें क्या किया, यूपीएससी ने क्रॉस कर दिया है, 2 का 3 में दे दिया, 3 का 2 में दे दिया। इसका आंसर भी ओनली वन पेयर करेक्ट है। इसका आंसर ओनली वन इज राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। फैक्चुअल सवाल है बट एक्सपेक्टेड आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इजी क्वेश्चन में कंसीडर करूंगा। सिमिलरली फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मीडियम कंसीडर करूंगा मैं, सेकंड वाला इज इजी। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको देखिए 3 ऐसे ट्रीज का जानकारी दिया है और पूछा है इनमें डेसिडुअस ट्रीज कौन कौन से होते हैं। अब देखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको ये नहीं पता होगा डेसिडुअस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है ड्राई डेसिडुअस और एक होता है मॉइस्ट डेसिडुअस। तो इनमें से कोई भी ट्री अगर ड्राई या मॉइस्ट किसी में पड़ता है तो वो डेसिडुअस में काउंट होता है और उसका आंसर वो होगा। तो ये क्लैरिटी आपको पहले होनी चाहिए। ठीक है, पर देखते हैं अभी। अब देखिए अगर आपने डेसिडुअस ट्री के बारे में कभी भी पढ़ा है तो आपको दो चीज जरूर पता होगा कि टीक और मोवा जो है डेसिडुअस में आता है। नहीं पता तो मान लीजिए फैक्चुअल जानकारी है, आपको ज्योग्राफी में एक्सपेक्टेड है जानकारी पता हो। ठीक है, जैकफ्रूट थोड़ा सा लोगों एम्बिगुअस लग सकता है कि यार रेसिड्यूस है कि नहीं है, एक्चुअल में एवरग्रीन ट्री में आता है। ठीक है, ये भी फैक्चुअल सवाल है। तो बेसिकली आप देखो कि पहला तीनों क्वेश्चन फैक्चुअल है, उसमें से ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी मैं मीडियम कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि जनरली लोग ट्रीज याद नहीं रख पाते। ठीक है, तो इजी टू मीडियम है पर मोर ऑन द मीडियम साइड। ठीक है, इसका आंसर है बी। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड देन चाइना। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया चाइना के एग्रीकल्चर को कंपेयर किया जा रहा है। अब इसका कंटेक्स्ट समझिए, क्या हुआ था कि इंडिया चाइना में अब इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी आपको पता है।
तो काफ़ी सारे एडिटोरियल आए थे जहाँ पे बोला गया इंडिया चाइना के एग्रीकल्चर को कंपेयर किया गया, कहीं इंडस्ट्री को कंपेयर किया गया। उन्हीं में से एक आर्टिकल में से यूपीएससी ने करंट अफेयर्स बेस्ड थोड़ा सा फंडामेंटल क्वेश्चन उठा के दे दिया। ठीक है, अब इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे ना तो भी हो जाएगा। कैसे देखते हैं। इसमें क्या बोला, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अगर आपको इतना सा फैक्ट पता है कि चाइना में जो है मेनली उसका ईस्टर्न पार्ट डेवलप्ड है, चाइना भले एरिया में बहुत बड़ा है पर उसका ईस्टर्न पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इससे आप एक लॉजिकल गेस ले सकते हो कि इंडिया जो कि पूरा उसका इंडिया वाइज लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, पर चाइना में एक पार्ट ऑफ एरिया में लैंड ज़्यादा है, तो इससे हम लोग गेस ले सकते हैं कि इंडिया में मोर एरेबल लैंड है। इसको लॉजिकली गेस कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। ये टफ स्टेटमेंट है, इसको आप गेस नहीं कर सकते। यदि आपको गेस करना है तो आप इसी वजह से कर सकते हो कि चाइना में जो ईस्टर्न पार्ट में मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं, ये पूरा रीजन ड्राई है इसका वेस्टर्न पार्ट चाइना वाला, और इंडिया में काफ़ी मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये संभावना है कि इंडिया का जो अधिकतर लैंड है वो इरिगेशन के अंदर होगा। देखिए काउंटर इंट्यूटिव है क्योंकि हम लोग जानते हैं इरिगेशन इंडिया में 100% नहीं है, बट जितनी भी है वो चाइना के मुकाबले ज़्यादा दिख रही है। ये गेस ले सकते हो बट से टफ गेस। ठीक है, फैक्चुअली आपको याद है तो वेल एंड गुड, वरना टफ गेस है, वैसे करेक्ट है, मैं बता देता हूँ। फिर थर्ड क्या है, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर। ये अब कोई जानता है कि नहीं जानता, उसको इतना पता ही होना चाहिए कि चाइना का एग्रीकल्चर जो है मोर प्रोडक्टिव है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, तभी चाइना विलेज लेवल पे इंपावर्ड है। विलेज लेवल पे चाइना में एग्रीकल्चर के जरिए विलेज काफ़ी इंपावर्ड रहा वहाँ पे, तो प्रोडक्टिविटी वाइज चाइना हाईएस्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर इतना भी कोई कर लेता है कि 1 राइट और 3 रॉन्ग मान लेता है, तो उसको इतना पता है कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 50% वो गेस कर सकता है। ये हो गया लॉजिक। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो, फैक्ट्स आपको नहीं आते, तो ऐसा क्वेश्चन स्किप करने का है। सिंपल सी बात है, और कोई थर्ड लॉजिक नहीं है। कोई ऐसा बोल दे कि देखिए ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। ठीक है, तो 4 का आंसर बी है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बता रहा है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। अब देखिए यहाँ पे खास बात बताया प्रेजेंट डे, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही परसों हुआ हो। इसका मतलब पिछले 10 20 30 50 सालों के अंदर अंदर जो घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी मार्शलैंड बना है, मैंने हाल फिलहाल में 10 to 50 ईयर्स मैक्सिमम मान लीजिए, उस रेंज के अंतर्गत। ठीक है, तो इतना तो पता है आपको कुछ भी नहीं कि मार्शी लैंड क्या क्या होता है। मार्शी लैंड रैन ऑफ कच्छ है, मैंग्रोव खुद भी मार्शी होते हैं और सी के पास होते हैं, तो आपको ये भी लग सकता है भितरनिका वाला जो, ये भी आपको गेस कर सकते हो। सॉल्ट पैंस वाला जो है, जो अभी काफ़ी ड्राई हो गया, तो मार्शी बचा नहीं है वो, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो बी तो डायरेक्टली। अब नौपता सॉम आपको पता है तो पता है, वरना नहीं पता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक आपने क्लियरली एलिमिनेट कर लिया। तो अगर आपको रैन ऑफ कच्छ का हिस्ट्री पता है और आपको पता है कि रैन ऑफ कच्छ अभी रिसेंटली मार्शी हुआ है, तो आप इसको टिक लगा दोगे। तो इसमें ए और डी चूज करने में आपको डिफिकल्टी होगा, बट आप सेफली रैन ऑफ कच्छ चूज कर सकते हो, क्योंकि भितरकनिका जो है रिवर फेड है। ठीक है, रैन ऑफ कच्छ रिवर फेड नहीं है, ये अरेबियन सी फेड ही है खाली। अरेबियन सी से पहले ये पानी आता था, अभी भी बारिश होता है तो वेटलैंड बन जाता है हल्का सा, ये फिर पानी खत्म हो जाता है उसका, तो ड्राई सॉल्ट पैन बन जाता है। तो ये वो उस फीचर को ज़्यादा दिखाता है रेदर देन भितरनिका। तो यू कैन सेफली चूज ऑप्शन डी, बट अगेन इट्स अ टफ क्वेश्चन। जिसको पता है उसको पता है, एग्जाम में करना डिफिकल्ट है, एक्सेप्टेड, माना जा सकता है। अभी इलिमेनाइट और रूटाइल जो है एक तरह का मिनरल ओर आप बोल सकते हो, जो मेनली सर्टेन कोस्टल ट्रैक्स में इंडिया के मिलता है। वो क्या चीज़ का मिनरल ओर है, बेसिकली पूछा गया इनमें से कौन से मिनरल इससे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं इलिमेनाइट और रूटाइल से। अब समझ लिया आपको नहीं पता, तो आप कैसे गेस करोगे। एल्यूमिनियम कहाँ से आ सकता है, बॉक्साइट से आता है। कॉपर कहाँ से आता है, तो कॉपर पायराइट से एक्सट्रैक्ट होता है। आयरन जो है वो आयरन किससे निकलता है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लाइमोनाइट, सैडेराइट, ऐसे 4 मेन ओर होते हैं आयरन के। ये तीनों का ओर जनरली आपको पता होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपका ऑप्शन क्या बच गया, डी टाइटेनियम। तो इसमें यूपीएससी ने गेम ये खेला, जो इजी ओर्स है वो आपको ऑप्शन में दे दिए, ताकि एलिमिनेट करके आप समझ जाओ जो गिवन ओर है वो बचे हुए ऑप्शन का है। तो इस तरह से भी कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसका आंसर है डी। अब 7 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट जो है, ये एक मेटल है ऑब्वियसली। ये किस में रिक्वायर्ड होता है, जनरली आजकल इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल्स में ज़्यादा यूज होता है। आपको बताना कौन से देश में कोबाल्ट जो यूज हो रहा है वो कौन से देश में ज़्यादा मिलता है। टफ क्वेश्चन में कंसिडर करूंगा मैं इसको, अगर आप पता है तो पता है, वैसे करंट अफेयर्स में ये न्यूज में था। इसका आंसर है कॉन्गो। एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने एक और साइड ट्रिक भी है जो कई बार यूपीएससी मिस कर देता है। इसका ये कॉन्गो इसका आंसर है। कैसे आप गेस कर सकते हो, इमीडिएटली इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्गो का बात चल रहा है, तो इससे आप गेस कर सकते हो कि कॉन्गो यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में रहा होगा। बट ये थोड़ा सा वेग तरीका है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना नीचे एग्जाम के अंतर्गत। पर कुछ नहीं आ रहा और आपको क्वेश्चन करना ही करना है, दिल में फीलिंग है कि यस आई वांट टू डू इट, तो आप सील आगे भाग जाइए। वो मोस्ट सेफेस्ट रिस्क है जो आप ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि कॉन्गो बेसिन जो है
कौन कौन से कंट्रीज इनमें से गिवन जो है वो कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। कॉन्गो बेसिन मतलब कि कॉन्गो एक रिवर भी है जो कॉन्गो के थ्रू गुजरता है, उस रिवर का एक बेसिन होगा, ठीक है ना। वो बेसिन कौन कौन से कंट्रीज से पास होता है, सीधा सा बात है, ठीक है। अब देखिए कुछ भी नहीं पता तो एक सिंपल लॉजिक लगा के देखिए, अगर आपको ये जानकारी है खाली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो थोड़ा सा ऐसा सा दिखता है, ठीक है। इसके ये वाले रीजन में कॉन्गो लाई करता है, ठीक है। इसको आप बोलोगे सेंट्रल सदर्न या सेंट्रल साउथ वेस्टर्न, कुछ भी पार्ट बोलिए। कॉन्गो कंट्री जो है यहाँ लाई करता है। अभी जो नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा है, ये सब यहाँ वाली कहानी है, इस रीजन वाली कहानी, मेनली यहाँ पे सेंट्रल और सदर्न साइड के ही, पर थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में। ये सेंस आपको पता चल जाएगा साउथ सुडान के नाम से और युगांडा के नाम से, ठीक है। तो ये दो तो आप इजिली एलिमिनेट कर दोगे। तो ये तीनों आप ऐसे भी एलिमिनेट करके ए आंसर मार्क करके भाग सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैमरून कहाँ पे है, क्योंकि बाकी तीन तो पॉपुलर कंट्री है, ये जनरली लोग जानते हैं रफली कि अफ्रीका में कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, सेंट्रल। तो उस हिसाब से आप ए मार्क कर सकते हो। एक तो वो लॉजिक हो गया। एक लॉजिक ये हो गया कि सीधा आपको पता है कैमरून बेसिन, क्योंकि कैमरून यहाँ पे लोकेटेड है, कैमरून तो यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ से रिवर जो है फ्लो होके अगर जाता होगा बड़े सी में तो ये रास्ता पकड़ता होगा, तो इसका ए आंसर है। दोनों कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम डिफिकल्ट के अंदर आता है। जनरली जनरली करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको जानकारी हो जाता है कि अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन कौन से रीजन में पड़ता है, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। बट स्टिल इज अ मीडियम क्वेश्चन, आंसर इज ए। अब 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इंपॉर्टेंट हिल्स का बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अब अमरकांतक हिल बता रहा है कि विंध्य और सह्याद्री रेंज के कॉन्फ्रेंस में पड़ता है। ये तो मजाक है। अमरकांतक जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, सबको पता है, और वो इतना ऊंचा हिल है, यहाँ से कई सारे रिवर्स निकलते हैं। तो अगर वो विंध्या और सह्याद्री के कॉन्फ्रेंस में पड़ेगा तो अमरकांतक से कोई ना कोई रिवर निकल के विंध्या के पास से गुजरना चाहिए, सह्याद्री से गुजरना चाहिए, पर ये गलत है। इस लॉजिक से आप बोल सकते हो ये वाला आंसर रॉन्ग है, अगर आपको एक्चुअल फैक्ट पता भी नहीं है तो इसका आंसर ये वाला ए वाला रॉन्ग है। अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, बिलीगिरी रंगन हिल्स, इसका बात चल रहा है। ये बता रहा है कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज को कंप्राइज करता है। ये डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, नॉट वेरी इजी स्टेटमेंट, क्योंकि इस हिल का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। सतपुरा रेंज लोगों को पता होता है, पर इस हिल का नाम बहुत कम पता होता है। एक्चुअल में ये जो हिल है ये कर्नाटका में लोकेटेड है, तमिलनाडु के बॉर्डर के सटा हुआ रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो ये सतपुरा में नहीं लोकेटेड है। सतपुरा क्योंकि आपको पता है कहाँ पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाला छत्तीसगढ़ तक सतपुरा रेंज आता है। तो टू इज ऑल्सो रॉन्ग। उस लॉजिक से आप इसको मार्क कर सकते हो। फैक्चुअली ये टफ क्वेश्चन है। पहला बात तो फैक्चुअली किसी को याद रहता नहीं है कि बिलीगिर रंगन जो हिल्स है वो कहाँ लोकेटेड है, किसी को नाम भी नहीं पता होता है। सेकंड, अगर आपको हल्का सा पता भी है कि कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में है, तो आप एक गेस ले सकते हो कि सतपुरा रेंज तो अपना सेंट्रल इंडिया में है, तो 2 नंबर रॉन्ग होगा वैसा, वरना डिफिकल्ट स्टेटमेंट है। अब थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या है कि शेषाचलम हिल्स का बात कर रहा है। ये क्लियरली आपको पता आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड तो वेस्टर्न घाट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश से, वो भी एक्सटेंडेड तेलंगाना साइड में थोड़ा सा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का पार्ट होता है, तो शेषाचलम हिल्स जो है वो उसका पार्ट नहीं है। तो ये 3 नंबर इज रॉन्ग, ये आप हटा दोगे। तो 3 और 1 आप हटा सकते हो, 2 इज डिफिकल्ट। 2 भी आप हटा पा रहे हो तो आपको इतना पता है, या तो ओनली 1 करेक्ट या नन करेक्ट आंसर होगा, ए या डी। उसमें आप गेस ले सकते हो, 50% डिस्कशन, और आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन डुएबल है, मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, पर इसको मैं मीडियम कोट करूंगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड जा रहा है बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आपको पता होगा इंडिया गोल्डन क्वाड्रेंटल प्रोजेक्ट के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे काम कर रहा है। तो किसको कनेक्ट कर रहा है, सूरत और डिब्रूगढ़ इसमें बताया गया है। थोड़ा सा लॉजिकली कहीं ना कहीं आसाम और गुजरात सही है, बट ये सिलचर और पोरबंदर है, डिब्रूगढ़ और सूरत नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब 2 नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। अब देखिए क्या होता है ना, ट्राइलेटरल हाईवे में सबको पता है मणिपुर में कैसे स्टार्ट होता है और फिर म्यांमार होकर थाईलैंड जाता है। किसी को स्पेसिफिकली चियांग माई या माई सियो, जो एक्चुअल में जगह का नाम है माई सियो, वहां पे जाता है, जो कि ये राइट है और ये चियांग माई गलत है। बट ये फैक्ट किसको याद नहीं रहता, इसलिए स्टेटमेंट डिफिकल्ट है, इसलिए क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता, ठीक है ना। इसको कंसिडर करके मैं बता रहा हूँ कि ये आपको नहीं पता तो बुरी मानने की बात नहीं है। इसमें अगला स्टेटमेंट देखेंगे। अगला स्टेटमेंट क्या है कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार जो है उनका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, कभी बता रहे हैं कि वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से होके कुनमिंग इन चाइना जा रहा है। अब देखिए कुनमिंग का नाम शायद आप सुने होंगे, कुनमिंग एक पोर्ट भी है चाइना का, तो वहां से कनेक्ट कर रहा है, ये मान सकते हैं। पर वाराणसी, अब वाराणसी में कोई पोर्ट है नहीं है, तो लॉजिकली आप देखो इकोनॉमिक कॉरिडोर जनरली वहीं कनेक्ट करेगा जहां पे आप ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर सको, और जहां कोई ऑलरेडी स्टैब्लिशमेंट हो ट्रांसपोर्ट को बनाने का, इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी को बोलते हैं। तो ये वाराणसी नहीं, कोलकाता आंसर है इसका।
तो 3 इज रॉन्ग। लॉजिकली भी इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट स्टिल स्लाइटली डिफिकल्ट स्टेटमेंट, क्योंकि फैक्ट डायरेक्ट दे दिया, आपको पता है तो पता, वरना नहीं पता है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, मीडियम टू डिफिकल्ट, बट स्लाइटली मोर ऑन द डिफिकल्ट साइड, इसलिए इसको मैं डिफिकल्ट कोड कर रहा हूँ। इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। आप चाहो तो ये सारा क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे 100 के 100 क्वेश्चन, तब आप एक साथ भी वीडियो देख सकते हो, वो मैं कंपाइल्ड वीडियो को अपलोड करूंगा। या फिर इस 10 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट था क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सेट ए के हिसाब से, तो भी आप जो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया उससे अपना आंसर कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी हमारे चैनल पे और भी अदर वीडियोस और इनिशिएटिव्स हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपको उनमें से कोई भी रिसोर्स काम आए तो उसको बिंदास यूज कीजिए। आई होप आपको एग्जाम में सक्सेस मिले। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।